बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस पास पेपर 2024 जी के आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है कि जिसको वीटो पावर नहीं है। तो जर्मनी ऑप्शन में था जिसके पास वीटो पावर नहीं है। अगर ये देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो कुल मेंबरान की तादाद होती है वो 15 होती है। उसमें से जो 5 कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट कंट्रीज, उनको वीटो पावर का इख्तियार हासिल होता है। वीटो पावर मीन इन 5 कंट्रीज में से कोई एक मुल्क भी किसी भी करारदाद के खिलाफ वोट देता है तो चाहे 4 क्यों ना ही उसके हक में दे रही हूं तो वो करारदाद रद्द कर दी जाती है, नल एंड वैट कर दी जाती है। तो 5 जो इसके परमानेंट कंट्रीज हैं वो वीटो पावर रखते हैं। उस 5 परमानेंट कंट्रीज की जो नेम लिस्ट है वो कौन सी है, उसको याद करने के हवाले से आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आपने याद रखना है, कर्फ्यू याद रखिएगा जी। C stands for China, U stands for UK, R stands for Russia, F stands for France, and U stands for UK, that is USA। तो टोटल 5 कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर का इख्तियार हासिल है। उन 5 कंट्रीज को याद करने के लिए ट्रिक कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज कर्फ्यू। और सी से मुराद चाइना, यू से मुराद यूके, आर से मुराद रशिया, एफ से मुराद फ्रेंच और यू से मुराद यूएसए। और अब ये देखा जाए कि इसके नॉन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है, 10 होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज, उसकी तादाद 10 होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वो कितनी होती है, वो 10 होती है। और जबकि 5 जो हैं ये ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनको वीटो पावर हासिल है और उसको याद करने का तरीकाकार भी मैंने को बता दिया है। ओवरऑल ये देखा जाए कि यूनाइटेड नेशंस की जो फार्मूलेशन है वो फार्मूलेशन उसके हवाले से टोटल इसके जो मेन आर्गन्स, मेन बॉडीज हैं वो 6 मेन बॉडीज हैं, याद रखिएगा जी। अगर इसके मेन बॉडीज के हवाले से बात की जाए तो उसके 6 मेजर बॉडीज या मेजर आर्गन्स हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है इसके 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, दैट्स जनरल असेंबली, दैट इज जनरल असेंबली रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। एंड सेकंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे अहम इदारा है, सिक्योरिटी काउंसिल। और यही जो 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनका ताल्लुक सिक्योरिटी काउंसिल से है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड फोर्थ वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ये अर्लियर बनाई गई थी लेकिन 1994 में 1994 में इसको नॉन फंक्शनल कर दिया गया था। तो ये भी अक्सर औक़ात इम्तिहानात में सवाल आता है कि कौन सी ऐसी जो मेन बॉडी है, आर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो कि नॉन फंक्शनल है, वो कौन सा है, वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। और कब उसको नॉन फंक्शनल बना दिया गया था, क्योंकि उसके जो मेजर जो उनके अहदाफ थे वो मुकम्मल हो चुके थे। 1994 में इसको नॉन फंक्शनल कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट वन इज सेक्रेटेरिएट एंड सिक्स्थ वन इज ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से यह सवाल पूछा जाता है कि इसके जजेस की तादाद कितनी है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस की तादाद 15 होती है, याद रखिएगा। और जब पाकिस्तान और इंडिया के मबैन कुलभूषण जाधव का मसला हुआ था तो उस वक्त इंडिया ने यही मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले गया था। और फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से, इसके जजेस की तादाद कितनी होती है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के मेंबर जो कुल जजेस हैं उनकी तादाद याद रखिएगा 15 होती है। और अगर इसके मेन ऑर्गन्स के हवाले से बात की जाए, मेन बॉडीज के हवाले से बात की जाए तो 6 मेन बॉडीज हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, द सेकंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल, द थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ वन इज सेक्रेटेरिएट एंड सिक्स्थ वन इज ICJ, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके मेंबरान की तादाद, जजेस की तादाद कितनी होती है, वो जजेस की तादाद 15 होती है। और फिर ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था 30 सितंबर
1949 को। और कौन सा ऐसा कंट्री था जिसने पाकिस्तान के साथ जो है यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था सेम डेट को 30 सितंबर 1947 को? वो यमन है, याद रखिएगा। ये भी बात का रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कंट्री है, वो है यमन, याद रखिएगा, जिसने पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड नेशन को जो है ज्वाइन किया था, सेम डेट को ज्वाइन किया था, 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग वीटो पावर, रिगार्डिंग परमानेंट कंट्रीज एंड रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस, उस हवाले से और उसकी मेन बॉडीज़ के हवाले से। फिर ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि कौन सा ऐसा यूनाइटेड नेशन का जो मेन बॉडी ऑर्गन है जो डिसफंक्शनल है, नॉन फंक्शनल हो चुका है 1994 से 1994 से, वो कौन सा है? वो ट्रस्टशिप काउंसिल है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कुल जजेस की तादाद 15 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड वाज रिटन बाय। ये बुक किसकी लिखी हुई है? ये बुक बराक हुसैन ओबामा की लिखी हुई बुक है, याद रखिएगा जी। बराक हुसैन ओबामा की लिखी हुई बुक है। और ये अमेरिका के पहले सियाह-फाम सदर इलेक्ट होते हैं। और ये कब जो है बनते हैं, ये याद रखिएगा, सबसे पहले 2009 में 20 जनवरी 2009 को 20 जनवरी 2009 को अपने ये पहली टर्म बतौर 44th प्रेसिडेंट ज्वाइन करते हैं। 44th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 44th प्रेसिडेंट के तौर पर 20 जनवरी 2009 को अपना हलफ लेते हैं। और फिर इसके बाद ये 2 दफा कंसेक्टिव जो है अमेरिका के सदर इलेक्ट होते हैं। तो 2009 से लेकर 2013 तक इनका पहला टेन्योर चलता है और फिर 2013 से लेकर 2017 तक इनका दूसरा टेन्योर है। तो ओवरऑल इनके टेन्योर के हवाले से बात की जाए, वो 2009 से 2017 तक है। ये 2 दफा अमेरिका के सदर मुंतखब होते हैं, 2 दफा, ट्वाइस टाइम्स ये सदर मुंतखब होते हैं। और फिर सबसे अहम सवाल ये है कि इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज पीस की कैटेगरी में दिया गया था, वो भी 2009 में इनको दिया गया था, याद रखिएगा जी। नोबेल प्राइज जो इनको दिया गया था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स 2009 में इनको दिया गया था, किस कैटेगरी में दिया गया था? वो पीस कैटेगरी में दिया गया था, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर ये सबसे अहम सवाल है कि अमेरिका के पहले सदर का नाम क्या है? वो जॉर्ज वाशिंगटन है, याद रखिएगा जी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए के पहले प्रेसिडेंट वो कौन से हैं? जॉर्ज वाशिंगटन है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जॉर्ज वाशिंगटन है, याद रखिएगा जी, जॉर्ज वाशिंगटन। और फिर अमेरिका के मौजूदा सदर का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो कि अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा जी। डोनाल्ड ट्रंप ये 47th प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा जी। ये पहले 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इससे पहले जो थे वो जो बाइडेन साहब थे, लेकिन अब मौजूदा कौन से हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। और फिर ये सबसे अहम सवाल है कि बराक ओबामा साहब, इनकी पार्टी का ताल्लुक, इनका जो ताल्लुक है वो किस पार्टी से है? वो डेमोक्रेटिक पार्टी से था। सो बराक हुसैन ओबामा, इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था, डेमोक्रेटिक पार्टी से था। सो बराक हुसैन ओबामा के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं कि भाई ये ओवरऑल अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट होते हैं, 2 दफ़ा अपनी टर्म एंजॉय करते हैं 2013 से लेकर 2017 तक। और फिर इनको नोबेल प्राइज़ पीस की कैटेगरी में 2009 में मिलता है। और मौजूदा जो अमेरिका के सदर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। और अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से हैं? जॉर्ज वाशिंगटन हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। The next question is, the United Nations Charter was finalized at which conference? यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये कब पेश किया जाता है? सबसे पहले ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो पेश किया जाता है। और फिर सबसे अहम सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये कब पेश किया जाता है? याद रखिएगा, ये 26 जून को पेश किया जाता है जी। चार्टर ऑफ
यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये कब पेश किया जाता है? ये 26 जून 1945 में पेश किया जाता है। और फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो क़याम अमल में लाया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो कब अमल में लाया जाता है? वो 24 अक्टूबर 1945 को इसका क़याम बाकायदा तौर पर अमल में लाया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर। और फिर ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि 24 अक्टूबर के हवाले से वर्ल्ड पोलियो डे भी याद रखिएगा, वो भी 24 अक्टूबर ही है। वर्ल्ड पोलियो डे याद रखिएगा जी, वर्ल्ड पोलियो डे ये भी 24 अक्टूबर को ही हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे पास है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज, उसको ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं जी। अब होता क्या है कि बेसिकली डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए के बाद फिर क्या प्रोटीन बनती है। अब डीएनए से आरएनए का बनना, इस अमल को नाम क्या देंगे? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि यहां पे पिक्टोरियल व्यू में भी दिखाया गया है। और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, जैसे कि यहां पर पिक्टोरियल व्यू भी दिया गया है कि आरएनए से प्रोटीन बन रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन नाम दिया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना और इन सम केसेस मैसेंजर आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज वो ट्रांसलेशन है। और फिर ये साइंस के बारे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री वो कौन सा है? अगर सेलुलर बेस की बात की जाए, राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री वो कौन सी है? वो राइबोसोम्स है, याद रखिएगा जी, राइबोसोम्स। और फिर ये भी सवाल सबसे ज्यादा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। प्रोक्रियाटिक, प्रो मीन द बिफोर, क्रियाट्स मीन द न्यूक्लियस, कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रियाट्स कहा जाता है। यूकैरियोट्स मीन जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो प्रोक्रियाट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान जो फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, ये भी है। और ये सबसे अहम है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोक्रियाटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, दैट इज राइबोसोम। इट इज फाउंड बोथ इन प्रोक्रियाट्स और प्रोक्रियाटिक सेल and in eukaryotic cell, and in eukaryotic cell. So this is called as ribosomes, and this is the protein synthesis factory. And which cell is called as the powerhouse of cell? Mitochondria को कहा जाता है respected students, the powerhouse of cell, powerhouse of cell. और powerhouse of cell इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सेल की सारी जो एनर्जी है वो इसी में बनती है, that is mitochondria. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इनफोल्डिंग्स होते हैं, जिसको क्रिस्टी का नाम दिया जाता है। और ये पावर हाउस ऑफ सेल इसी वजह से कहलाता है क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहे होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर ये भी सवाल एक बार पूछा गया इम्तिहान में कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ऑन बिहाफ ऑफ विच रिएक्शन? ये रेस्पिरेशन की वजह से होता है। और रेस्पिरेशन ऐसा अमल होता है जिसमें CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, इट मींस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपली वी मे कॉल एज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, एंड इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सब में होता है। हाँ, अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, वो डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, एल्गी के अंदर भी होता है। जहाँ भी क्लोरोफिल होगा वहाँ पर डेफिनेटली वो फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। तो ये सारे साइंस के वाले से क्वेश्चन है। फिर डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है? बेसिकली ये जो डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसा यहाँ पे बताया गया है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि वो क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि वो क्या है? दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और फिर अगर इसके नाइट्रोजनी बेस पेयर्स के हवाले से बात की जाए, दोनों में 4 मौजूद होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें जो डीएनए में मौजूद होते हैं रेस्पेक्टेड में, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। आरएनए में भी 4 होते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वहां थायामीन की जगह यूरासिल होता है। इट मींस आरएनए में कौन से होंगे? आरएनए में यही होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब थायामीन की जगह यहां यूरासिल होता है। एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन एंड यूरासिल। अब डिफरेंस क्या है, बाज़ का पेपर में ये पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए, सिर्फ थायामीन का डिफरेंस है वो डीएनए में पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या है, यूरासिल पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और प्रोटीन्स क्या हैं, ये पॉलीमर्स ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है। बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस कंपाउंड्स की और नाइट्रोजन कंपाउंड्स की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स के बाद क्या है, प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा हुआ था वो साइंस के हवाले से ये था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। साइंस के हवाले से ये क्वेश्चन था। अब अगले सवाल जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो कौन से हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास है Who is the author of the book In Search of Identity? ये अनवर सादात साहब की लिखी हुई ये किताब है। ये बेसिकली मिस्र के, इजिप्ट के सदर थे और फिर इन्होंने इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए थे और बाद में इनको असैसिनेट किया गया था। इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। ये भी नोबेल प्राइज विनर हैं, ये भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज विनर हैं। उसके बाद है कि द ऑनगोइंग इजराइल फलस्तीन क्राइसिस रिजल्टेड फ्रॉम विच 1947 डिसीजन। उसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर फलस्तीन है, उसको पैलेस्टीन कहा जाता है। द हौती प्राइजिंग इज टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री, तो उस वक्त यमन में थे उस वक्त। थल नोवा इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच सेक्टर, वो एनर्जी के हवाले से। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री, ये अक्सर का रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, हेरोडस है। और फिर डिफरेंट फादर ऑफ सब्जेक्ट्स के हवाले से सवाल पूछा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश, दैट इज जेफरी चॉसर। इंग्लिश के फादर ऑफ कौन से हैं, जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर। और इसी तरह से अगर ये देखा जाए फिजिक्स के हवाले से, फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स कौन से हैं, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की खूबसूरत कोटेशन है कि वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। अक्सर बात डिफरेंट कॉलेजेस की लैब्स और स्कूल्स, वहां पर ये लिखा होता है कोटेशंस के हवाले से कि वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। इट इज सेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। और फिर फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इट्स नन द अदर अरिस्टोटल ही हैं, याद रखिएगा जी। सो पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, इन तीनों के अरिस्टोटल साहब हैं, याद रखिएगा जी, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी, इनके फादर कौन से हैं, दैट इज अरिस्टोटल, अरिस्तु को कहा जाता है। और फिर फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहा जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से भी बाज़ का सवाल पूछा जाता है, वो कौन से हैं, याद रखिएगा। माइकल फैराडे हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जिन्होंने फैराडे लॉ भी दिया था, माइकल फैराडे हैं। और फिर इकोनॉमिक्स के हवाले से कौन से हैं, आदम स्मिथ हैं। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आदम स्मिथ। और इसी तरह से मैथ के हवाले से फादर ऑफ मैथ अर्शमीदस साहब हैं। और इसी तरह से डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योमेट्री, यूक्लिड्स, ज्योमेट्री के हवाले से यूक्लिड्स, यूक्लिड भी इनको कहा जाता है। तो ये डिफरेंट जो है फादर हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, जैसे फिजिक्स है। और इसी तरह से मेडिसिन के हवाले से हिपोक्रेट्स हैं, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मेडिसिन के हवाले से हिपोक्रेट्स, मेडिसिन के हवाले से अक्सर का सवाल पूछा जाता है, दैट इज हिपोक्रेट्स। तो ये डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके फादर के हवाले से अक्सर का सवाल पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री के हवाले से सवाल था, तो इंग्लिश के कौन से हैं, दैट इज जेफरी चॉसर। फिजिक्स के कौन से हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल। बायोलॉजी अरिस्टोटल। ज़ूलॉजी अरिस्टोटल।
and electronics, Michael Faraday, medicine, Hippocrates, same is the case, economics, that's Adam Smith, और मैथ के हवाले से कौन से हैं आर्शिमीडस। ये डिफरेंट फादर्स के हवाले से अक्सर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या ओवरऑल हिस्ट्री के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से मोस्टली ये सवाल रिपीटेड हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ इंग्लिश, तो ये भी आपको लाजमी याद होने चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीबिया, the case, अल्जीरिया एंड टूनिसिया बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ये शुगर्स को हवाले से होता है, और लैक्टोमीटर किस हवाले से होता है, मिल्क के हवाले से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है फॉर विच अचीवमेंट जेम्स चैडविक रिसीव नोबेल प्राइज इन 1935, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, वो किसके हवाले से है, जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन was discovered by, that is J. Thomson. Same is the case, जो प्रोटॉन है, it was discovered by प्रोटॉन से जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, दैट इज J. Thomson. सेम इज द केस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज जेम्स चैडविक, एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज रदरफोर्ड। और फिर ये अगर सवाल पूछा जाए कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल। हाँ, न्यूक्लियस के हवाले से सवाल पूछा जाए, सो द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज होता है, बट एटम एज ए होल इज अ न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, उसके बाद में न्यूक्लियर चार्ज का नाम दिया जाता है। उसके बाद है कि अ जियोग्राफिकल एरिया कंटेनिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको हम क्या नाम देंगे, वो इकोसिस्टम का नाम देंगे। और इकोलॉजी क्या होती है कि जो रिलेशनशिप करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ, उनके सराउंडिंग के साथ, उस साइंस की ब्रांच को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनका जो इंटरेक्शन है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। और जो इन्वायरमेंट होता है ये बेसिकली बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्बिनेशन का मिक्सचर होता है। द बायोटिक कंपोनेंट मीन द लिविंग फैक्टर लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल, लाइक बर्ड्स, लाइक इंसेक्ट्स, लाइक पेस्ट, एम्फीबियंस एंड सो ऑन। और एबायोटिक फैक्टर्स इन्वायरमेंट के कौन से होते हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सैंड, लैंड, ये सारे के सारे जो कहलाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है एनवायरनमेंट। और जब इन्वायरमेंट को हम देखते हैं विद रेफरेंस टू, विद रेलेवेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, तो उस वक्त साइंस की जो ब्रांच है वो कहलाती है, दैट इज इकोलॉजी कहलाती है। और जो एक सिस्टम बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से, उसका नाम दिया जाता है इकोसिस्टम नाम दिया जाता है। अ स्टोन इज अ यूनिट ऑफ विच मेजरमेंट, वो वेट का यूनिट है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और वेट जो है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। और फिर ये अक्सर का डिफरेंस पूछा जाता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास जो है ये ग्रेविटेशनल डिपेंडेंट नहीं है, जबकि वेट जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। इवन जब ये एस्ट्रोनॉम जाते हैं, खला में जाते हैं, और उस वक्त फिर ये देखा जाता है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो इसी वजह से उनका वेट वजन भी नहीं होता, जबकि उनका मास तो वही रहता है जितना उनकी जो टोटल मैटर होता है, बट वेट उनका नहीं होता। सो वेट ये क्या है, ग्रेविटेशनल डिपेंडेंट है, जबकि मास जो है वो ग्रेविटेशनल डिपेंडेंट नहीं है। ये भी साइंस के हवाले से क्वेश्चन थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ सेल एंगल्स अनदर सेल्स, इसको फेगोसाइटोसिस का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा जी। अब ये जो साइटोसिस है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन अगर कोई चीज सेल के अंदर जा रही है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अगर कोई चीज इनसाइड सेल जा रही है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और एक्सोसाइटोसिस अगर कोई चीज सेल से बाहर आ रही है जी, एक्सोसाइटोसिस आउटसाइड ऑफ द सेल, याद रखिएगा जी, आउटसाइड ऑफ द सेल। और फिर इनसाइड और आउटसाइड के हवाले से तो ये टर्म्स हो गई। अब अगर सेल के अंदर कोई सॉलिड चीज जा रही है
उसको नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस नाम देते हैं, क्योंकि सॉलिड चीज ही एनगल्फ होती है। या इसका दूसरा नाम भी अक्सर का जो है डिफरेंट टर्म से सवाल पूछा जाता है कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए सेल, ईटिंग प्रोसेस ऑफ ए सेल, वो भी क्या है, वो भी फेगोसाइटोसिस है। और फिर ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ ए सेल, अगर सेल के अंदर कोई लिक्विड या फ्लूइड जा रहा है, उसको क्या नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, दैट इज पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस। इसको नाम देते हैं ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ ए सेल, यानी सेल के अंदर कोई लिक्विड चीज जा रही है जी, ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल। और ये क्या कहलाता है, ये पाइनोसाइटोसिस कहलाता है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थैलेसीमिया इज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन, प्रोटीन होती है उसमें ये एबनॉर्मलिटी होती है, बेसिकली ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, उसमें ये मसला होता है। और मोस्टली ये थैलेसीमिया और दूसरी डिजीज़ हैं, ये बेसिकली जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसीलिए आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि बिफोर मैरिजेस स्क्रीनिंग की जाए, टेस्ट किया जाए, ताकि ये थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं बाद में बेचारे इनको ना भुगतना पड़े, इन बच्चे और इन बच्चियों को जिनको रेगुलर जो है खून की बोतलें लगानी पड़ती हैं और वो भी फ्रेश ब्लड लगाना पड़ता है, तभी से उनकी ज़िंदगी जो है नॉर्मल बन सकती है। मोस्टली टीनेजर्स के अंदर इस तरह के जो पेशेंट्स बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और रिसेंट जो है इसके ऊपर रिसर्चेस भी जारी हैं कि थैलेसीमिया को ट्रीट किस तरह से किया जाए। तो ये थैलेसीमिया जो है बेसिकली एबनॉर्मलिटी होती है ग्लोबल जो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, उस हवाले से जी। लफ्ज़ हीम का मतलब होता है ब्लड, याद रखिएगा जी। और जो ब्लड की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज हीमाटोलॉजी, और जो हार्ट की स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी कहलाती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि द नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस्ड पर 1000 पॉपुलेशन, उसको नेटिलिटी का नाम देते हैं। ओवरऑल ये पॉपुलेशन के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से ये है कि पर 1000 पॉपुलेशन में से जो बेबीज पैदा हो रहे हैं उसको नेटिलिटी का नाम देते हैं। उसके बाद है कि व्हाट आर डेटेरियोवोर्स, उसको क्या नाम दिया जाता है, उनको डिकम्पोजर्स या उनको डेड फीडर्स भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डेड फीडर्स भी कहा जाता है। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं, इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर बाद में उनको डिकम्पोजिशन करने के लिए वो डिकम्पोजर आ जाते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियाज हो सकते हैं। सेम इज़ द केस अगर मैक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उस वाले से बात की जाए तो वुलचर्स भी इन्हीं जो डिकम्पोजर में शामिल हैं, जो डेड फीडर्स हैं। और इन्हीं की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको ये तोड़ फोड़ करते हैं, तो उस वजह से उनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, उनको डेटेरियोर्स भी कहा जाता है और डेड फीडर्स भी इनको कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द काला पानी जेल लोकेटेड इन अंडमान, जो है आइलैंड वहाँ पे है। उसके बाद टू विच कंट्री डिड बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बेसिकली एक पोइट थे, ठीक है, तो ये यूएस से बिलोंग करते थे जी। उसके बाद है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट, वो एक कॉमेडियन थे जो कि अब यूक्रेन के सदर हैं और अभी तक भी उनका और रशिया के साथ काफ़ी टाकरा चल रहा है। फिर इनका और जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ भी कोल्ड वार जारी थी। और उसके बाद से लेके अब तक इनके जो नॉर्मल पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं और क्रॉस बॉर्डर कंडीशंस हैं वो अभी तक फेवरेबल नहीं है। रिसेंटली इनकी रशिया के साथ भी साधमेरी चल रही है। उसके बाद है व्हाट इज सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब क्या है, कोई रियायत दे देना। दैट इज अ बेनिफिट गिविंग टू द इंडिविजुअल और बिजनेस बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई रियायत दी जाती है तो उसको सब्सिडी का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बाइक है या दूसरी चीज़ है, उसकी ओवरऑल कीमत 100 रुपये है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे और सब्सिडाइज करके देंगे 5 रुपया 10 रुपया। तो सब्सिडी के हवाले से ये एक टर्म है इकोनॉमिक्स के हवाले से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज, इसको बिग बोर्ड का नाम दिया जाता है। और जो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है, दैट इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उसका नाम क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, वो KSE 100 इंडेक्स है, KSE 100, ये जिसको कराची स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, लाहौर में भी थी लेकिन अब सबको मर्ज करके सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही बना दिया गया है, दैट इज KSE 100। तो ये भी अक्सर का सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, दैट इज KSE 100 उसका नाम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड ग्रो रिच वाज रिटन बाय, ये नेपोलियन हिल साहब की लिखी हुई किताब है। उसके बाद 2024 ओलंपिक्स वर हेल्ड इन विच कंट्री, ये फ्रांस में होते हैं। ओवरऑल जो ओलंपिक्स हैं ये 2 ओलंपिक्स में कैटेगराइज होती है, समर और विंटर ओलंपिक्स में, और फिर इनकी डिफरेंट डेट्स भी होती हैं। ओवरऑल 4 साल के बाद होते हैं, लेकिन समर और विंटर ओलंपिक्स जब कंसेक्टिवली आते हैं तो 2-2 साल का गैप होता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। उसके बाद रॉयटर्स इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूके की न्यूज़ एजेंसी है। द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, अजीम साइंटिस्ट की लिखी हुई किताब है कि जिनके ब्रेन को पढ़कर ही आइडियाज़ लिए जाते थे और जिन्होंने अपनी जो माजूरी है उसको साइंस की तहकीक के लिए इस्तेमाल किया था। और जो एक अजीम साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग साहब, उस हवाले से ये सवाल था। उसके बाद है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स इन 1999, 1991 में 15 स्टेट्स में ये जो है ये डिसइंटीग्रेट हुए थे। और जब ये डिसइंटीग्रेट हुई थी उसी से ही उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, वो इन्हीं की डिसइंटीग्रेशन से हुई है। बेसिकली ये 1921 में बनाई गई थी। ये भी सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि यूएसएसआर कब इसको बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था। और अब ये जो कि डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, ताजिकिस्तान, कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे जितनी भी रियासतें हैं वो इन्हीं का ही जो है वो डेरिवेटिव्स हैं, इन्हीं से ही आख्स की हुई है। उसके बाद है कि जेम्स चैडविक रिसीव नोबेल प्राइज इन 1935 फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से जेम्स चैडविक को जो है वो नोबेल प्राइज मिलता है 1935 में। अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज What does a trade surplus mean? Trade surplus का मतलब क्या है? A country exports more than imports. एक कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है rather than imports। तो उस वक्त जो है ज़ाहिर सी बात है उस कंट्री को ज़्यादा बेहतर जो है बेनिफिट होता है कि वो एक्सपोर्ट्स उनकी ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स उनकी कम हो रही हैं, जिसको और फिर में कहा जाता है कि बरामदात ज़्यादा हैं और दरामदात कम हैं। उसके बाद है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर हर साल वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और वर्ल्ड वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 8 मार्च को मनाया जाता है। ख़वातीन को जो है इज़्ज़त एहतराम के हवाले से यौम तकरीम ख़वातीन कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे यौम तकरीम असाज़ा 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे वो हर साल 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वर्ल्ड पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वो अपने इसी वजह से याद रखना है क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी 24 अक्टूबर को बनाई गई थी। एंड वर्ल्ड एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th ऑफ दिसंबर, याद रखिएगा जी, 9 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लेबर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1st of May को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड ऑन, इट्स नॉट 14 अगस्त, इट इज 23rd of March। याद रखिएगा कि यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of March, इट्स नॉट 14 अगस्त। अक्सर का स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। पाकिस्तान डे या यौम पाकिस्तान वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स 14 अगस्त लगा देते हैं, वो गलत है। 14 अगस्त तो यौम आज़ादी है, वो यौम पाकिस्तान नहीं है। तो यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान डे वो कौन सा होता है? वो 3rd of March है, वहाँ पे वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले और उन्हें कहा था कि अशिया की कीमतें कम से कम रखी जाएं। सब कंटिनेंट में अशिया की कीमतों का जो कंट्रोल सिस्टम था, चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, वो अलाउद्दीन खिलजी साहब ने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस कराया था।
उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त आई थी बेसिकली ट्रेड की गर्ज से, लेकिन बाद में वो फिर रूलिंग पार्टी भी बन गई और फिर डिफरेंट वॉर्स, जंगें भी चलती रहीं। तो ये जंग प्लासी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान थी। द फर्स्ट EU पाकिस्तान समिट वाज हेल्ड इन, ये ब्रसेल्स में 2009 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। दैट इज कटिंग एज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये जावेद मियादाद की ऑटोबायोग्राफी है, जो पाकिस्तान के अजीम जो राइट हैंडेड बल्लेबाज है, जिनका आखिरी छक्का भी यादगार था, आज तक भी दुनिया क्रिकेट में वो यादगार छक्के के तौर पर माना जाता है। तो जावेद मियादाद साहब, उनके हवाले से ऑटोबायोग्राफी है, और वो कौन सी है? दैट इज़ कटिंग एज ऑटोबायोग्राफी है। और फिर मिस्टर 360 किसको कहा जाता है? वो AB डिविलियर्स को कहा जाता है, साउथ अफ्रीकी राइट हैंडेड जो बैट्समैन है, क्योंकि वो विकेट के चारों सिमत में ही ऐसे शॉट्स लगाते हैं कि बड़ी दिलकश और बड़ी ही कमाल की शॉट्स होती हैं। उनको नाम दिया जाता है मिस्टर 360। मिस्टर 360 किसको कहा जाता है? AB डिविलियर्स को कहा जाता है जी, AB डिविलियर्स। और इनका ताल्लुक किससे है? साउथ अफ्रीका से है। और दुनियाए क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में सबसे कम बालों में तेज तरीन जो सेंचुरी है वो भी इन्हीं के पास है, 32 गेंदों पर। इससे पहले शाहिद अफरीदी के पास था, लेकिन शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पे जो है सेंचुरी बनाई थी, और लेकिन इन्होंने जो है 32 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। तो AB डिविलियर्स साहब ने, और इनको मिस्टर 360 भी कहा जाता है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन फ्रॉम पाकिस्तान? उस वक्त क्योंकि इसरार काकड़ साहब थे, तो ये उसका सही जवाब है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया कश्मीरीज वर डिवाइडेड इनटू विच पार्टीज? नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसका सही जवाब है। पाकिस्तान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड, ये 2 मार्च 1960 जो 3 है वहाँ पे साइन होता है। पाकिस्तान और इंडिया के मबैन ये जो हदबंदी है, इसको पहले सीज फायर का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया था। ये भी सवाल है कि इसका ओल्ड नेम और उसका न्यू नेम। उसके बाद है कि किताबुल हिंद वाज रिटन बाई, ये अजीम जो मैथमेटिशियन थे अल बैरूनी साहब की ये लिखी हुई है, और अल बैरूनी जो थे किताबुल हिंद इन्होंने लिखी थी, उसके हवाले से ये सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाई, ये सैयद अमीर अली साहब ने बनाई थी। इन द अर्ली 1970s, 1970 की बात है, दहाई की बात है। पाकिस्तान प्लेड अ रोल इन अप्रोचमेंट बिटवीन विच 2 कंट्रीज? यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के हवाले से पाकिस्तान ने इसको जो अप्रोच किया था। हु वाज अवार्डेड बाई UK ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 अमजद साकिब साहब को दिया गया था, जो कि पाकिस्तान में अखुवत के बानी हैं। और अखुवत क्या करता है कि जो तलबा को, गुरबा को, मुस्तहिकीन को बिला सूद मुफ्त कर्ज़ों की फराहमी करता है, सबसे बड़ा इदारा है अमजद साकिब साहब। इनकी सोच को सलाम है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनको इतनी पजीराई मिली थी कि जो इन्होंने गुरबत को कम करने के हवाले से, एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से जो इतनी खिदमत सर अंजाम दी हैं अमजद साकिब साहब ने। अखुवत जो इनका इदारा है जो कि तलबा को, गुरबा को, मुस्तहिकीन को बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी करता है। उसके बाद कि विच नेशन चेंज्ड ऑल क्रिमिनल लॉज फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स इन जुलाई 2024? वो कौन है? वो इंडिया है। उसके बाद कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ IMF लोन प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान इन जून 2023? वो तकरीबन $3 बिलियन के करीब उसकी रकम थी। जो उस वक्त सवाल पूछा गया था कि IMF की तरफ से पाकिस्तान को जून 2023 में कितनी अमाउंट दी गई थी? $3 बिलियन अमाउंट दी गई थी। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है IMF की बेसाखियों पे खड़े होने की बजाय अपनी मईशत पे, अपने सहारे पे खुद जो है खुद खड़ा होने के काबिल हो जाए। तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Cyril Ramaphosa इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये साउथ अफ्रीका के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। विच कंट्री इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ एडन? वो कौन सा है? वो यमन है, याद रखिएगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीरी इज अंडर जुरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान? वो 30% है टोटल कश्मीर का एरिया। व्हाट इज द नेम ऑफ ओशियन दैट लाइज बिटवीन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स? अटलांटिक ओशन, उसका सही जवाब है। रोडेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, ये जिम्बाब्वे का पुराना नेम रोडेशिया है, तो ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज विच कंट्री इज रेफर्ड एज द बोट ऑफ द यूरोप। ये इटली को कहा जाता है बोट ऑफ द यूरोप। उसकी जो शेप है उस हवाले से है, अगर उसके मैप के हवाले से देखा जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एपर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जातियात की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर सेग्रीगेशन की जाए, डिस्क्रिमिनेशन की जाए, तो उस हवाले से ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, के एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है उसको क्या नाम दिया जाता है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी नाम दिया जाता है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन कि कितने पर किलोमीटर एरिया में पॉपुलेशन आबादी रहती है। उसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड वो ग्रीनलैंड है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ सुनामी। सुनामी की सबसे जो बड़ी वजह कौन सी है, वो अर्थक्वेक है। और अर्थक्वेक में जब दोबारा जो है एक दफ़ा जो प्लेटें हैं ज़मीन की वो हिल जाती हैं, दोबारा जब अपनी जगह पे वापस आती हैं, उसके दौरान ही जो सुनामी है वो बायस बन सकता है। तो ये सुनामी के हवाले से इम्पॉर्टेंट सवाल था कि उसकी बेसिक रीज़न क्या है, वो अर्थक्वेक ज़ल्ज़ला ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्सेक डैम इज सिचुएटेड ऑन विच प्रोविंस। केपी के जो है उसके बाद द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई एरिया के हवाले से वो चागी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बलूचिस्तान में है, और यही वो एरिया है, यही वो डिस्ट्रिक्ट है जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और फिर कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने, 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे इंडिया के रिस्पांस में। और उस वक्त पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर बतौर एटमी पावर और बतौर फर्स्ट इस्लामिक कंट्री जो है वो नमूदार होता है कि दुनिया के जितने भी एटमी पावर रखने वाले कंट्रीज़ हैं उसमें एक और कंट्री का इजाफा होता है, वो पाकिस्तान का इजाफा होता है, जो पहला मुस्लिम कंट्री भी बन जाता है। तो उस वक्त कितने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, टेस्ट किए गए थे? 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। कौन सा एरिया था? चागी हिल्स, चागी एरिया था। कौन सा प्रोविंस था? बलूचिस्तान प्रोविंस था। उसके बाद लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री वो कौन सा है? वो चाइना है। मैरीपोल इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? यूक्रेन के सिटी का नाम है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स? एटमॉस्फेयर जो है उसको 5 लेयर्स में तकसीम किया गया है। स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो सेम इज द केस, टोटल 5 जो हैं वो जो लेयर्स बनती हैं एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर के बारे से अगर ये सवाल आ जाए, सबसे ज़्यादा एयर के अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है? नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 78% उसकी होती है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते। लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस है बेसिकली। एनिमल्स दैट बोथ ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको क्या नाम? ओमनिवोर्स नाम दिया जाता है। जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ओनली प्लांट्स उनको नाम दिया जाता है हर्बीवोर्स का नाम दिया जाता है। और जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं, जिनको गोश्तखोर कहा जाता है, दैट इज कार्निवोरस, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। और जो इन दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोर्स उसमें शामिल है। इंसान भी इसी में कैटेगरी में शामिल है कि इंसान भी क्या है? ओमनिवोर्स है। रीछ भी क्या है? वो ओमनिवोर्स है, जो कि पौधों और गोश्त दोनों को ही खाता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। कार्निवोरस प्लांट्स, ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। इसका मतलब ये गोश्त खाने वाले हैं? बिल्कुल हैं। ये बेसिकली इंसेक्ट ईटिंग है, इंसेक्ट ईटिंग है। इसकी एग्जांपल जो है कार्निवोरस प्लांट्स की, वो वीनस फ्लाई ट्रैप्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। एक्चुअली पिक्चर प्लांट की शक्ल ऐसी ही होती है जैसे छोटी सी सुराही होती है, तो उसके अंदर जैसे कोई इंसेक्ट आता है तो जब गिरता है अंदर फिसलन होती है, दोबारा वापस नहीं निकल पाता। और ये प्लांट बड़े सियाने होते हैं कि उसी इंसेक्ट को डिकम्पोज करके उससे नाइट्रोजन हासिल कर रहे होते हैं। सेम इज द केस विद द वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके जो दोनों साइड होती हैं वहाँ स्केल्स कांटे होते हैं। कोई भी बटरफ्लाई या इंसेक्ट आ जाता है उनके माबैन वो फंस के रह जाता है, धंस के रह जाता है। और जब वो मर जाता है तो ये क्या करते हैं? उससे नाइट्रोजन हासिल कर रहे होते हैं। और ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनको क्या नाम दिया जाता है? ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं बेसिकली रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स?
तकरीबन 92% जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं लाइक कोका कोला, लाइक स्प्राइट एंड लाइक दिस, उसमें 92% जो होती है। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल क्या है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड थ्रेट्स। और पाकिस्तान के अंदर भी इसी वजह से ये कुछ साल पहले फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई थी। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर नेट की जो स्पीड है, अगर आपने कोई भी सर्चिंग करनी है तो फायरवॉल मींस आपने इस एरिया को क्रॉस करना है, फिर इस एरिया को क्रॉस करना है, तो फिर बाद में गैस सिग्नल्स की जो है वो स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो अक्सर औकात इंटरनेशनल जो हैं वो डोमेन हैं और वेब सर्च और इंजन जो हैं और जो आईटी से रेलिवेंट लोग हैं और ऑनलाइन जितने भी बिजनेस हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है इस का जो है जो फायरवॉल है वो इंस्टॉल किया गया था, तो स्पीड जो थी इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो ये फायरवॉल के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल बेसिकली था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। वो कौन सा आता है, वो प्रोटोकॉल एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज प्रोटोकॉल। उसके बाद व्हाट इज द टेक्निक बाय विच पासवर्ड एंड यूजर नेम कैन बी स्टोलन, दैट इज फिशिंग टेक्निक। उसके बाद है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन बाय बाइनरी कोड्स, दो कोड में लिखा जाता है, उसको मशीन लैंग्वेज नाम दिया जाता है। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर कंप्यूटर्स के बारे से है। उसके बाद एक इफ द मीन ऑफ द 7 टर्म इज 40, यानी 7 ऐसी टर्में हैं उनका मीन औसत कितना है, वो 40 है जी। द सम ऑफ दोज इज, उनका मजमुआ कितना होगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स, इसका मतलब है सम ऑफ द टर्म्स ओवर एन टोटल टर्म्स। ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ मीन। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ टोटल्स, सम ऑफ टोटल्स, और एन से क्या मुराद है, टोटल टर्म्स। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स, जिसको सिग्मा एक्स भी बोलते हैं, ओवर एन। एक्स हमारे पास कितना है, मीन। इफ द मीन ऑफ द 7 टर्म इज 40, हमारे पास मीन कितना है, वो आ गया 40। इज इफ द मीन ऑफ द 7 टर्म इज 40, द सम ऑफ दोज टर्म विल बी, ऊपर क्या है हमारे पास, सम ऑफ दोज टर्म, ये हमने एक्स मालूम करना है, और टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, 7 टर्म है, और मैंने 7 कर दिया है। अब जाहिर सी बात है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, जिसको उर्फ आम में ज़रबे चले पाई का तरीका कहते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 40, हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टोटल टर्म्स। तो समेशन एक्स क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 40, इसको ज़रब दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 280, इसका सही जवाब आ जाएगा। तो इसका सही तरीका है, और अपने फार्मूला याद रखना है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मीन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स सम ऑफ टोटल ओवर टोटल जो हमारे पास वैल्यूज हैं। तो सम ऑफ टर्म्स हमारे पास समेशन एक्स, ये टोटल वैल्यूज हैं, कितनी है, 6 हैं, 7 है, 5 हैं, वो हमने लिखना है। तो जैसा यहाँ पे दिया गया था, इफ द मीन ऑफ द 7 टर्म इज 40, मीन कितना है, 40 है। टर्म्स टोटल एन कितनी है, टोटल टर्म्स 7 है, हमने बटा 7 कर दिया है। सम हमने मालूम करना था, सम ऑफ दो टर्म्स कितना है, वो मालूम करना है एक्स। उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 40, 280 उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो हमारे पास यहाँ फार्मूला लगता है वो डिस्टेंस का फार्मूला है और स्पीड का फार्मूला। स्पीड का फार्मूला होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस बेटा टाइम है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं जी। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 5 आवर्स। अब 5 आवर्स, टाइम कितना है, 5 आवर्स है, स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर है। मैं यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ जी। ये स्पीड हमारे पास 45 आ गई, डिस्टेंस कितना है, मैंने मालूम करना है, डिस्टेंस एक्स, ओवर टाइम कितना है, 5 घंटे है, मैंने 5 कर दिया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम उर्फ आम में रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ज़रबे चरपाई का तरीका बोलते हैं, तो x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कितना आएगा, 225 आ जाएगा। मेरे पास x है, ये है क्या, मेरे पास डिस्टेंस है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब अगर डिस्टेंस मेरे पास आ गया है, अब अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट स्पीड इज रिक्वायर्ड, कितनी स्पीड चाहिए होगी टू कवर द सेम डिस्टेंस। यही डिस्टेंस जो है, देखिए 225 है, उसके लिए कितनी स्पीड चाहिए। अगेन मैं लिखूंगा स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम।
या मोस्टली ये लिखा जाता है कि v इज इक्वल टू डी ओवर टी, तो ये भी एक ही बात है। तो स्पीड मैंने मालूम करनी है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, द सेम डिस्टेंस वो कहता है कि सेम डिस्टेंस में वो कितना मेरे पास 225 है, मैं 225 कर देता हूँ। अब टाइम उसने क्या कहा है 3 आवर्स उसने कहा है, और मैं 3 कर दूंगा, 3 1 1, 3 7 21, 1 15, 3 5 और 15, तो ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। इसका सही जवाब क्या है 75 किलोमीटर पर आवर है उसका सही जवाब। तो ये मैथ का सवाल था और बड़ा आसान सा इस फार्मूले के तहत ये सवाल होता है। अगला सवाल है, बिफोर दमिश्क विच सिटी वाज कैपिटल ऑफ मुस्लिम एम्पायर, कोफा उसका जो नाम सही जवाब है। हु इज़ द क्रिश्चियन टर्न मुस्लिम राइटर ऑफ बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद, वो कौन सा है, हिज लाइफ बेस्ड ऑन अर्लीस्ट सोर्सेज मैट एंड लिंक्स उसका सही जवाब है। हिस्ट्री के हवाले से ये क्वेश्चन था।